हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर 2, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है और वह खिड़की की सीट पर बैठा होता है। बाहर का नज़ारा देखने में मग्न होता है। बाहर पेड़ पौधे खेत खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे छूट रहे थे। उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले ही रेल यात्रा शुरू की थी और बस तो कुछ दशक बाद आई। तुषार जो है वो सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह बिता दिया करते थे? तो उन्होंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करना, मछलियाँ, चिड़िया पकड़ना, फल मूल, दाने, पौधे, पत्ते, अंडे इकट्ठे करना। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे। पहला कारण यह है कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसलिए भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर जाना पड़ता था उनको। दूसरा कारण, अपने शिकार के लिए हिरण, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए दूसरी जगह पर जाते हैं तो इनका पीछा करते करते लोग दूसरी जगह पर चले जाते थे। तीसरा कारण यह है कि लोग पेड़ पौधों, फल फूल जो अलग अलग मौसम में आते हैं तो मौसम के अनुसार उन्हें दूसरी जगह में जाना पड़ता है। चौथा कारण, पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवित रहना असंभव है, तो पानी झीलों, झरनों, नदियों में मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी सूखता नहीं है, पर फिर भी कुछ जो हैं जिनमें पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, तो इसलिए सूखे के मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। आरंभिक मानव की जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेट खाद्य संग्राहक किया करते थे, जैसे पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार। इन औजारों से फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। लकड़ियों, हड्डियों के मुट्ठे लगे भालों का प्रयोग बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोंपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये कुछ औजार हैं। पत्थर के औजार। रहने की जगह निर्धारित करना। इस चित्र में जो लाल त्रिकोण वाले स्थल है वहाँ पर लोगों के रहने के साक्ष्य मिले हैं। ये भीमबेटका, हौंसगी, कुरनूल। चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसे लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। भीमबेटका जो है आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। जो लोग इन गुफाओं में रहते थे जिससे उन्हें बारिश, धूप, हवा और बरसात से मुक्ति मिले या बचे रह सकें। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनकी कुछ दीवारों पर चित्र मिले हैं। ये शैल कला का चित्र है जो मध्य प्रदेश में है। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसे वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में अगले अध्याय में बताया जाएगा। आग की खोज। कुरनूल में आग की खोज के साक्ष्य मिले हैं जहाँ पर आरंभिक मानव ने आग जलाना सीखा था। आग का प्रयोग प्रकाश के लिए और मांस भूनने के लिए किया जाता था। बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। परिणाम स्वरूप घास वाले मैदान बनने लगे जिससे बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे और लोग इनका शिकार करते करते इनके पीछे आए। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे और लोगों ने इन्हें इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस तरह लोग अपने घरों के आसपास चार रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया।
घरेलूकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया। एक नवीन जीवन शैली, इससे पौधे उगाने की कला का विकास हुआ, जो कुछ महीने या कुछ साल में बनकर तैयार हो जाती थी। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते थे, उनकी संख्या बढ़ती थी। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही थी, साथ ही उन्हें दूध और मांस भी प्राप्त होता था। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका था। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ प्रस्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्जहोम के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें नीचे उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, जो ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। और बहुत सारी जगह पत्थर के औजार मिले हैं, जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इन औजारों में धार को अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश की जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग। नवपाषाण युग के प्रस्थल में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। लोग कपड़े बुनने लग गए थे। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। और यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण, सुअर, जंगली जानवर तथा भेड़ बकरियों की हड्डियाँ। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। यहाँ पर ऐसी कब्र मिली हैं जहाँ मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया है, ताकि परलोक में मृतक को खाने के लिए रखा गया होगा। ये मेहरगढ़ की एक कब्र है, उसे बकरी का कंकाल भी रखा है। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट, दूसरा चैप्टर हमारा कंप्लीट। ओके, थैंक यू सो मच।